हेलो फ्यूचरिस्टिक डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑन केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की एक सीक्वेंस हमने स्टार्ट की है बच्चों, जिसमें दो ऑलरेडी लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं और आज हम थर्ड लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, फिर देर किस बात की। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारे पास एक छोटा सा वर्ड है लेकिन धमाकेदार है। वो छोटा सा वर्ड कौन सा है? आइसोटोप। अब आपने ऐसा तो है नहीं कि स्क्रीन पे आइसोटोप आते ही आइसोबार ना देखा हो। अब दोनों में एक चीज कॉमन है, वो बच्चों क्या है? दोनों के नेम के अंदर आपको आइसो नजर आ रहा है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, चाहे बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री है, चाहे अपने पास इनऑर्गेनिक और चाहे ऑर्गेनिक क्यों ना हो, कहीं पे भी अगर आपको आइसो नजर आ गया तो उसमें एक चीज तो सेम होगी ही होगी। तो आइसोटोप्स में क्या सेम होगा बच्चों? दैट वन इज एटॉमिक नंबर। तो फिर डिफरेंट क्या होगा इसमें? कुछ तो डिफरेंट होगा। तो बच्चों, आइसोटॉप्स होते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट बट डिफरेंट मास नंबर, जिनका बच्चों मास नंबर क्या हो? डिफरेंट, बट उनका एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम। तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? आइसोटोप। तो इसको चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? आपने ऑप्शंस के अंदर चेक करना है कि जो पेयर वहां पे गिवन है, क्या उसमें एटम सेम एलिमेंट के हैं या डिफरेंट। अगर सेम एलिमेंट के हैं तो वो आइसो बार तो हो नहीं सकता और उसके चांसेस क्या होंगे? आइसोटॉप। अब आपके सामने जो एग्जांपल लेकर आया हूं वो एक बेसिक सी एनसीईआरटी लेवल की एग्जांपल है। दैट वन इज हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के बच्चों 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। अब इसमें एक चीज इंटरेस्टिंग है, वो कौन सी? जो बच्चों अपने पास प्रोटियम होता है, प्रोटियम एक ऐसा हाइड्रोजन का आइसोटॉप है जिसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होगा। अब मास नंबर क्या होता है? इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ ए पर्टिकुलर एटम ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट। तो जो अपने पास प्रोटियम है, यहां पे प्लूटोनियम है, इसको ठीक कर लीजिए बच्चों, ये है बच्चों प्रोटियम। प्रोटियम, ठीक है, प्रोटियम। सेकंड वन ड्यूटेरियम एंड थर्ड वन इज ट्रिटियम। तो प्रोटियम के अंदर बच्चों कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, तो इसका मास नंबर क्या होगा? 1। लेकिन ड्यूटेरियम के अंदर बच्चों, ड्यूटेरियम के अंदर स्टूडेंट्स एक न्यूट्रॉन होता है, तो प्रोटॉन तो एक रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन का पार्ट है, हाइड्रोजन का आइसोटॉप है। तो उसमें एक प्रोटॉन और एक ही क्या होगा? न्यूट्रॉन। तो उसका मास प्रोटियम से क्या हो जाएगा बच्चों? डबल। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे ड्यूटेरियम। तो ट्रिटियम के केस में फिर बताइए, अब प्रोटॉन ना तो इंक्रीज होंगे ना ही डिक्रीज होंगे, क्योंकि हमारा एटॉमिक नंबर क्या रहना चाहिए? सेम। तो न्यूट्रॉन्स इंक्रीज होंगे सक्सेसिवली। तो प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन, तो ट्रिटियम में आएंगे 2 न्यूट्रॉन। सो 1 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन्स कम्स आउट टू बी 3, दैट इज ट्रिपल। एंड मोर ओवर एक और इंटरेस्टिंग चीज, जो बच्चों ट्रिटियम होता है, दैट वन इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। रेडियो एक्टिव के बारे में हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में स्टडी किया था। स्पॉन्टेनियस एमिशंस ऑफ रेडिएशन, जिस एलिमेंट से बाहर आए उन्हीं एलिमेंट्स को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? रेडियो एक्टिव। जिसमें से 3 में से कोई भी एक पॉसिबल रेज बाहर आएंगी, अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। एंड गामा रेज पे कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कुछ ही टाइम में आपके सामने आने वाला है। आगे चलते हैं बच्चों, आइसोबार। आइसोबार में इसके बिल्कुल ऑपोजिट, इसमें क्या चीज सेम रहने वाली है? मास नंबर।
मास नंबर रहेगा बच्चों सेम, बट एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट। ला ला ला। तो चेक कीजिए डायग्राम में आपके पास 3 एलिमेंट शो किए हुए हैं। फर्स्ट वन इज आर्गन, सेकेंड वन इज पोटाशियम, थर्ड वन इज कैल्शियम। अब आप सोचेंगे नीचे क्या है ऊपर क्या है। बच्चों हमने एलिमेंट्स के सिंबल्स के बारे में भी स्टडी किया था, Z, X, A, यस और नो, जिसमें मैंने बताया था कि बच्चों X का मीनिंग है सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट। Z मीन्स बच्चों एटॉमिक नंबर, एंड एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि दोनों के दोनों फंडामेंटल पार्टिकल्स, अगर एटम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन ए का मीनिंग यहां पे बच्चों क्या था, मास नंबर। ये भी चीज मैंने क्लियर की थी, दोबारा से बता रहा हूं, एक होता है मास नंबर, एक होता है एटॉमिक मास। देखिए बच्चों, अगर मैं आपको कहूं कि क्लोरीन के कितने आइसोटॉप्स हैं, तो क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स 35, 37 मींस दोनों के एटॉमिक नंबर तो क्या है सेम, बट मास नंबर क्या है डिफरेंट। तो हियर 35 एंड 37 तो क्या हो गया ए, क्लोरीन हो गया सिंबल, दैट वन इज एक्स। 17 का मीनिंग बच्चों यहां पे क्या हो गया जेड। तो यहां पे अगर हम क्लोरीन का मास लिखते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर, वो कभी भी हम 35 या फिर बच्चों 37 नहीं लेते, हम वहां पे उसका एटॉमिक मास लेते हैं। तो बच्चों एटॉमिक मास का मीनिंग क्या है, एटॉमिक मास दैट इज 35.5, इसका मीनिंग है एवरेज। एवरेज किसकी एवरेज, एवरेज ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन all the isotopes of particular element। तो पर्टिकुलर एलिमेंट के जितने भी आपके पास क्या होंगे आइसोटॉप्स, उसके अंदर हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो एवरेज लेते हैं, उसी एवरेज को यहां पे हम क्या कहते हैं केमिस्ट्री के अंदर, एटॉमिक मास। तो मास नंबर का मीनिंग होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स और उसका सम एक पर्टिकुलर एटम के लिए। लेकिन एटॉमिक मास का मीनिंग होता है एवरेज, सभी आइसोटॉप्स के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का ऐड करने के बाद जो उसका एवरेज होगा एक पर्टिकुलर एलिमेंट के आइसोटॉप्स का, दैट वन इज एटॉमिक मास। ठीक है बच्चों, तो यहां पे अब अपने पास आर्गन का चेक कीजिए, एटॉमिक नंबर 18 है, पोटाशियम का 19 है, कैल्शियम का क्या हो गया 20। लेकिन तीनों का चेक कीजिए, मास नंबर सेम नजर आ रहा है आपको। क्या नजर आ रहा है बच्चों, आप चेक कीजिए, 40, 40 तो 40। अगर मैं यहीं पे आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं कि चलो ठीक है, तीनों के तीनों क्या है आइसोबार, मींस एटॉमिक नंबर क्या है डिफरेंट, मास नंबर क्या है सेम। तो क्यों ना हम एक बार तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स चेक कर लें, मींस जो सब एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनकी हमने डिस्कवरीज ऑलरेडी स्टार्ट की हुई थी, ऑलरेडी कर भी चुके हैं, प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की, एज वेल एज न्यूट्रॉन की। आप एक बार चेक करके देखिए क्या आपके पास तीनों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम आ रहे हैं या डिफरेंट आ रहे हैं। देखिए बच्चों, अगर कहीं पे भी आपको न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने आ जाए, तो बच्चों न्यूट्रॉन्स के लिए आप क्या करोगे, पहला पॉइंट कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। लेकिन मास नंबर किसके बराबर है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के। मास नंबर डिनोटेड बाय ए बट एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाय जेड। तो अगर बच्चों मैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स को किससे सब्ट्रैक्ट करवा दूं, प्रोटॉन से, तो आपको वहां पे क्या मिलेंगे, न्यूट्रॉन। विच मीन्स अगर बच्चों हम यहां पे a माइनस जेड ले, तो a माइनस जेड से आपको कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल मिलेगा, दैट वन इज न्यूट्रॉन।
अब आप चेक कीजिए बच्चों, तो इस केस में अपने पास 40 माइनस 18 कितने हुए? 22 न्यूट्रॉन्स। 40 माइनस 19 कितने हुए? 21 न्यूट्रॉन्स। 40 माइनस 20 कितने हुए? 20 न्यूट्रॉन्स। ठीक, उसके बाद इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे? जितने एटॉमिक नंबर, तो 18 प्रोटॉन्स और 18 ही इलेक्ट्रॉन्स। इसमें बच्चों 19 प्रोटॉन्स 19 इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें स्टूडेंट्स 20 प्रोटॉन्स और 20 इलेक्ट्रॉन। तो चेक कीजिए, तीनों एलिमेंट्स के अंदर तीनों के तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स आपस में मैच नहीं कर रहे। ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। तो आइसोबार में मास नंबर सेम आ गया, तो इसका मीनिंग ये नहीं हुआ कि उसमें कोई ना कोई फंडामेंटल पार्टिकल दूसरे एलिमेंट के फंडामेंटल पार्टिकल के साथ सेम होगा इन नंबर, ऐसा नहीं है। तो चेक कीजिए, तीनों में न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट है, तीनों में प्रोटॉन्स भी डिफरेंट है, और बच्चों तीनों में इलेक्ट्रॉन्स भी क्या आ रहे हैं? डिफरेंट। तो ये एमसीक्यू बन सकता है कि बताइए इनमें से कौन सी ऑप्शन का कंसेप्ट तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स के लिए सेम नहीं आएगा लेकिन उसका मास सेम आएगा? दैट वन इज आइसोबार। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। नेक्स्ट, अभी दो और पढ़े हैं, चेक कीजिए, आइसोटोन्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देखो डेलीगेट्स, माय इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, आइसोटोन्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉन अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे मैं स्पेसिफाई करना चाहूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। लो जी, आसमां के तारों को छूना है हमने। ठीक है, तो आइसोटोन्स का मीनिंग हुआ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया बच्चों कि आइसो का मीनिंग क्या हुआ? सेम। तो आइसोटॉप्स के अंदर सेम एटॉमिक नंबर, आइसोबार के अंदर सेम मास नंबर, और आइसोटोन्स के अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यहां पे तो नेम में ही आंसर छुपा हुआ है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हो? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन दोज atoms, ions, molecules, can say species having same number of electrons but differ by magnitude of nuclear charge। तो चेक कीजिए अपने पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक में, इसमें मैं पहले आना चाहूंगा O2 नेगेटिव। तो O2 नेगेटिव का मीनिंग क्या हुआ? एटॉमिक नंबर तो वही रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फिर उतने ही रहेंगे, दैट इज 8, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 प्रोटॉन्स। लेकिन यहां पे 2 नेगेटिव दिया हुआ है। अब 2 नेगेटिव का मीनिंग क्या हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन्स को एटम गेन करेगा, न्यूट्रल स्टेट में है वो पहले, तो उस पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा। अगर उस पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो पहले से प्रोटॉन्स तो उतने हैं लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय 1 यूनिट इंक्रीज हो जाएगा, तो नेट चार्ज उस पर कितना आएगा? 1 नेगेटिव। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो 2 यूनिट। देखो भैया, एक सिंपल सी कहानी है ना कि ऑक्सीजन अभी अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल में चेक कीजिए 8 प्रोटॉन्स होंगे और 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेता है तो अब उसमें प्रोटॉन्स तो उतने ही रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बच्चों? 9। 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के लिए, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के लिए। तो बताइए नेट चार्ज यहां पे कितना आएगा? -1। तो अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे -2। इसका मीनिंग क्या हुआ? कोई भी न्यूट्रल एटम एनायन में कब जाएगा? when number of electrons greater than the number of protons। कोई भी न्यूट्रल एटम कैटायन में कब जाएगा बच्चों? जब इसके ऑपोजिट मींस इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से कम हो जाए। तो प्रोटॉन जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो न्यूक्लियस के अंदर हैं वो ना तो गेन होंगे ना ही लूज होंगे,
सारा का सारा खेल कौन से सब एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल का है, जो उसके अराउंड घूम रहा है, जो न्यूक्लियस के अराउंड कॉन्टिन्यूसली चक्कर लगा रहा है, जो कभी स्टेशनरी फॉर्म में नजर नहीं आएगा। दैट वन इज इलेक्ट्रॉन। 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। लेकिन ये रेस्ट मास है, आगे बताऊंगा ये चीज। तो चेक कीजिए इस केस में अपने पास। तो अब ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए बच्चों? 10 इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, सो 9 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। नियोन न्यूट्रल फॉर्म में बच्चों, तो 10 ही प्रोटॉन्स 10 ही इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम पे 1 प्लस, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो 11 प्रोटॉन्स। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन कम होगा 1 यूनिट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज हो चुका है, तभी वहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो इसलिए जहां पे इलेक्ट्रॉन्स 10, ऐसे ही मैग्नीशियम के केस में 10 इलेक्ट्रॉन्स और 12 प्रोटॉन। तो चेक कीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिफरेंट, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम्स आउट टू बी सेम। इसलिए बच्चों इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर? आइसोटोन्स का बहुत इजी कंसेप्ट है। मैंने अभी एक फॉर्मूला आपके सामने डिराइव किया था कि अगर बच्चों आप A माइनस Z का कंसेप्ट डायरेक्टली अप्लाई करोगे तो आपको न्यूट्रॉन नजर आएंगे। अब आप खुद ही देखिए, क्या कार्बन और ऑक्सीजन इस फॉर्म में आइसोटोन है या फिर नहीं? तो सिंपली माइनस करना है मास नंबर को एटॉमिक नंबर से। सो 14 माइनस 6 कम्स आउट टू बी 8। तो 8 न्यूट्रॉन्स होंगे इसमें। दूसरे केस में 16 minus 8 again comes out to be 8. So that's why these both goes in the category of isotones. So isotope complete, isobar done, isotone zindabad, isoelectron वो next one। हाँ जी, अभी 2 और आ गए आपके सामने, तो 6 हो गए, आइसोस्टर एंड आइसोडायफर्स। अब आइसोस्टर में ज्यादा आपने उलझना नहीं है। वो क्यों? जो कंसेप्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक में आपने अभी स्टडी किया है कुछ चंद सेकंड्स पहले, वही कंसेप्ट इसमें है। बस दोनों में फर्क क्या है कि जिस केस में इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ नंबर ऑफ एटम्स भी सेम नजर आए, उसको आपने आइसोस्टर कहना है, स्पेसिफिक केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो बच्चों आई रिपीट, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और साथ में नंबर ऑफ एटम्स सेम नजर आए, उस पेयर के दोनों मॉलिक्यूल्स में, दोनों स्पीसीज में सेम नजर आए, तो आप उनको क्या बोल सकते हैं? आइसोस्टर। तो चेक कीजिए, फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने। तो यहां पे मैंने क्या लिया बेटा? साइनाइट। दिस इज साइनाइट, बहुत खतरनाक होता है। दूसरा हाईली कार्सिनोजेनिक एंड टॉक्सिक गैस, दैट वन इज कार्बन मोनोक्साइड। अब आप खुद सोचिए, क्या ये आइसोस्टर है? पहले तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो 6 + 7, साथ में 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो +1 आएगा, 1 यूनिट नेगेटिव है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए बच्चों? 14। दूसरे केस में कोई चार्ज नहीं है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, नो लूज नो गेन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 6 + 8 कम्स आउट टू बी 14। तो इसलिए ये अपने पास क्या हो गए? आइसोस्टर्स, टोस्टर, आइसोडायफर। लो जी, आइसोडायफर का भी आपको आज एक फॉर्मूला बता देता हूं, छुपा के मत रखना, सभी को बता देना, क्योंकि नॉलेज और खुशी बांटने से बढ़ती है। तो आइसोडायफर के लिए सबसे फास्टेस्ट वे है, आपने करना है वहां पे A-2Z, मीन्स मास नंबर की वैल्यू को एज इट इज रखना है, एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने उसको आपस में सब्ट्रैक्ट करवाना है।
उसके बाद जो वैल्यू आएगी अगर वो दूसरे में भी सेम आ रही है, तीसरे में भी सेम आ रही है, तो आप उसको क्या बोल सकते हो? आइसोडायफर। चेक कीजिए, बोरोन के केस में क्या है? एटॉमिक नंबर 5, तो 5 इंटू 2 10, सो 11 माइनस 10, तो 11 क्या हो गया? ए, यहां पे किया है -2z, तो कितना आंसर आएगा बच्चों? 1। यहां पे बच्चों 13 माइनस 2 इंटू 6, वही a माइनस 2z, यहां पे भी कितना आ रहा है बच्चों? 1। अगेन थर्ड केस में 15 माइनस 2 इंटू 7, तो कितना आ गया? अगेन 1। तो चेक कीजिए तीनों केसेस में a माइनस 2z की वैल्यू 1 1 1 ट्रिपल 1। सो दैट्स वाई इसको हम क्या बोलेंगे? आइसोडायफर्स। क्लियर बच्चों? तो हमने तीनों के तीनों आइसो के कंसेप्ट्स कर लिए हैं। इस केस में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर फर्स्ट वन आइसो टॉप, सेकंड आइसो बार, थर्ड आप खुद बताइए, थर्ड आइसोटोन, फोर्थ आइसो इलेक्ट्रॉनिक, फिफ्थ आइसोस्टर एंड सिक्स्थ आइसोडायफर। क्लियर? आगे चलते हैं, क्वेश्चंस भी करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर आए हूं आज आपके लिए। लो जी, हां जी, सबसे पहले तो छोटे छोटे और 2 से 3 टॉपिक्स हमें आज पढ़ने हैं। वो क्यों? जब भी हम किसी भी एलिमेंट्स के लिए लाइन स्पेक्ट्रा की स्टडी करते हैं, मैंने वर्ड बोला है लाइन स्पेक्ट्रा, तो बच्चों उससे पहले देखो, अगर काउंटिंग नहीं आएगी हम एडिशन भी नहीं कर पाएंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे कर पाएंगे, और सब्ट्रैक्शन और डिवाइडेशन तो दूर की बात है। तो वही कंसेप्ट यहां पे है। अगर लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में स्टडी करना है, बोहर का हर एक क्वेश्चन आपने PYQs चाहे फाइनल एग्जाम का सॉल्व करना है, तो उसके लिए स्पेक्ट्रम पे मुहारत हासिल होनी बहुत जरूरी है। और स्पेक्ट्रम 2 तरह के होते हैं, एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन। तो उसमें कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा भी होता है। तो ये सब स्पेक्ट्रा का कंसेप्ट तभी क्लियर होगा जब 2 थ्योरीज की अंडरस्टैंडिंग होगी आपके पास। उसमें से पहली है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, और सेकंड वन इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो चलिए बढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी भी किसी साइंटिस्ट ने दी होगी। अगर मैं आपको कैथोड रेस की डिस्कवरी का साइंटिस्ट बता सकता हूं, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने स्टडी किया, गोल्डस्टेन ने किसकी स्टडी की थी बताइए? प्रोटॉन की। चैडविक बच्चों कौन आया था, किसकी डिस्कवरी की? न्यूट्रॉन की। अल्फा रेस, बीटा रेस, गामा रेस के लिए कौन आया था बताइए? बताइए। बार्बिक्यूर। और सेकंड मैरी क्यूरी, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की। तो ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की स्टडी करने वाला कौन था? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। वो मैक्सवेल नहीं, छक्के मारने वाला जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। देखो बच्चों, साइंटिस्ट से एक बार तो आशीर्वाद लेना चाहिए उसका नेम बोलने के बाद, तभी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होता है ना। 1864 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये पर्सन लेकर आए थे। अब इन्होंने क्या बोला था, सुनिए ध्यान से। इन्होंने बोला था कि चाहे आप रोड को गर्म कर लो, ठीक, हीटेड रोड, चाहे बच्चों किसी बल्ब का फिलामेंट ले लो, दोनों में से जो आपको एनर्जी मिलेगी वो रेडिएशंस की फॉर्म में मिलेगी। एनर्जी आपको किस फॉर्म में मिलेगी? रेडिएशंस की फॉर्म में, और वो भी कैसे? कॉन्टिन्यूसली कॉन्टिन्यूसली कॉन्टिन्यूसली, ऐसे, बीच में कोई गैप नहीं होगा। ये मैं नहीं बोल रहा, ये शब्द किसके थे? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। आई रिपीट, जो एनर्जी आप और मेरे तक पहुंचेगी वो रेडिएशंस की फॉर्म में पहुंचेगी, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। दूसरी बात, दूसरी क्या थी?
अब जो वो रेडिएशंस थी बच्चों, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट था, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट था, और वो दोनों आपस में भी परपेंडिकुलर थे, एज वेल एज वो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन के भी क्या थे, वो परपेंडिकुलर, मींस डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी वो क्या थे, 90 डिग्री पे। डायग्राम आपके सामने देखिए। अब इस डायग्राम में जो बच्चों में ब्लू कलर में दिखा रहा हूं वो ब्लू कलर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का। लेकिन जो बच्चों ये रेड कलर का है, हल्का सा रेड कलर, ये बच्चों किसके लिए है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको आप ऐसे मानकर चलो, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे इसको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो ये ऐसे चल रहे हैं, दिस वन, ये ऐसे चल रहा है और ये ऐसे चल रहा है, और ये दोनों के दोनों इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। यहां पे भी 90 डिग्री, यहां पे भी 90 डिग्री। सो पॉइंट टू बी नोटेड, सेकंड पॉइंट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में भी क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर, और बच्चों डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी क्या है वो परपेंडिकुलर, मींस 90 डिग्री। थर्ड पॉइंट, जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं इनको किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, मींस जो सनलाइट से रेज आ रही हैं, कहते उनकी जो स्पीड होती है वो चेंज नहीं होती, चाहे बीच में वैक्यूम है, स्पेस के अंदर गैस नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, तब भी उनकी स्पीड क्या रहती है बच्चों, कांस्टेंट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पॉइंट टू बी नोटेड, मीन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो ट्रेवल कर रही हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट, एंड स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 सेकेंड, उसी को तो हम क्या कहेंगे, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, 3 पॉइंट्स। देखो, पहला पॉइंट कि उसमें से जो एनर्जी आ रही है किसी भी सोर्स में से इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, दैट इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। दूसरा पॉइंट, उसमें जो ऑसिलेशन हो रही है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तीसरा, ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। चौथा, इसी में तो है, दैट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, डू नॉट रिक्वायर एनी, नैनी, ये नहीं, एनी मीडियम। ठीक है, तो चलो बच्चों अब इसके बेसिस पे कुछ टर्म्स को स्टडी करते हैं जो न्यूमेरिकल्स में तहलका मचाएंगी। सबसे पहली आ रही है आपके पास वेवलेंथ। तो देखिए बच्चों, यहां तक तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि रेडिएशंस ट्रेवल करेंगी इन फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है बच्चों, तो लो जी, हम एक वेव आपके सामने रख रहे हैं। अब ये जो वेव आपको नजर आ रही है इसमें जो ऊपर वाला उठा हुआ पार्ट है बच्चों, इस पार्ट को हम कहते हैं जहां पे क्रेस्ट, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं ट्रैफ। ठीक, तो किसी दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट का डिस्टेंस या फिर दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होगा, ऐसा नहीं है कि आपने यहीं से लेना है, आप किसी भी पॉइंट से ले सकते हो। अगर मैं यहां से लूंगा तो फिर यहां पे पॉइंट लेना पड़ेगा। तो वेव में ऐसा नहीं है कि यहीं से आपने देखना है या फिर यहां से देखना है। अगर आप इस केस में इस पॉइंट से देखेंगे तो उतने ही डिस्टेंस में आपने दूसरे पॉइंट से चेक करना है। तो दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है या फिर दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, उसी को हम यहां पे बच्चों क्या कहते हैं, वेवलेंथ। ठीक, अब इसको डिनोट किया जाता है लैम्बडा के साथ। ठीक है, अब इसी में आपके लिए अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर आऊं तो मुझे अब ये बताइए कि आपके हिसाब से दो वेव्स हैं आपके सामने, इन दो वेव्स में से किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी?
देखो डिस्टेंस देखना आपने, 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या फिर 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ। तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आई बिलीव इन, जो आपने बिल्कुल सही सोचा। क्लैपिंग। क्या बच्चों कि ऊपर वाले की वेवलेंथ क्या होगी, कम, और नीचे वाले की वेवलेंथ, ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा। इसको कहेंगे लैम्बडा 1, इसको कहेंगे लैम्बडा 2। तो ये थोड़ी सी ऐसे स्प्रेड हुई हुई है। सो लैम्बडा 1 लेस देन लैम्बडा 2। और वेवलेंथ को जब हम चेक करते हैं तो बच्चों एंगस्ट्रॉम में भी देख सकते हैं, सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, मीटर में भी आ सकती हैं, नैनोमीटर में भी आ सकते हैं। एंड 1 एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है बच्चों, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। और 1 नैनोमीटर बच्चों 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। और 1 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स, अरे आप तो स्कॉलर्स हैं, बहुत कुछ करना है। वो जो एग्जाम का दिन है उसके लिए हर दिन एग्जाम वाले दिन जैसे ही हमने प्रेपरेशन करनी है। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर। तो मुझे लगता है कि आपको वेवलेंथ का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए बच्चों वापिस चलते हैं। अब आगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है, देखिए, सोचिए थोड़ा सा। एक सिंपल से एग्जांपल लेकर आ रहा हूं आपके लिए। ये एक गेट है, ठीक है, दरवाजा। अब इस दरवाजे में से 2 तरह के लोग बाहर जा रहे हैं। एक तो बिल्कुल पतले पतले, ठीक है, दूसरे मेरी तरह मोटे। अब 1 सेकंड का सभी के पास टाइम है, चलो 1 सेकंड छोड़िए, 1 मिनट ले लीजिए। तो आपके हिसाब से इस दरवाजे में से 1 मिनट में दोनों में से किस तरह के लोग ज्यादा निकलेंगे बाहर, पतले वाले ज्यादा निकलेंगे या फिर मोटे वाले? अगर उनकी स्पीड सेम है तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अब मोटे वाला जिस टाइम पे निकलेगा उस टाइम पे पतले वाले कम से कम 1 से ज्यादा निकलेंगे। वही चीज फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ वेव्स एक पॉइंट में से 1 सेकंड में से निकल रही हैं। I repeat, the number of waves passing, number of waves passing from a point or through a point in 1 second. तो इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों, जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी वो वेव्स 1 सेकंड में से 1 सेकंड में एक पॉइंट में से कम निकलेंगे। सो दैट्स वाई फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय न्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी, वेवलेंथ। दैट वन इज लैम्बडा। तो जिसकी जितनी बड़ी वेवलेंथ उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम। लेकिन यहां पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो अपने पास क्या होती है, स्पीड, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों कि जब फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। एंड दैट कांस्टेंट इज सी, मींस speed of light, which means wavelength अगर मैं किस में ले रहा हूं बच्चों, मीटर में, स्पीड ऑफ लाइट की यूनिट्स मीटर पर सेकेंड। तो सोचिए राइट हैंड साइड यूनिट्स मीटर पर सेकेंड, तो लेफ्ट हैंड साइड यूनिट्स मीटर पर सेकेंड कब आएंगे, जब फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स भी क्या होंगे, पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स पर सेकेंड भी होते हैं, साइकिल पर सेकंड भी होते, हर्ट्ज भी होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कंसेप्ट हो गया अपने पास फ्रीक्वेंसी का। सो आई रिपीट, जो भी अपने पास किसी भी तरह की क्या हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन
मैं सेकंड ट्रिक लेकर आ रहा हूं बच्चों, जल्दी ही मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपने देखना है कि जिसमें मैं कई तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को चुटकियों में तैयार करवाऊंगा इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो चाहे कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसी को उसकी वेवलेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा करेगी सेम कांस्टेंट, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट, मींस 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, देखिए अब आगे चलते हैं। फिर आगे अपने पास वेव नंबर। वेव नंबर भी अगेन बहुत इजी है। 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स प्रेजेंट हैं? द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, सो दैट वन इज वेव नंबर। तो जितनी वेवलेंथ छोटी होगी उसका वेव नंबर उतनी ज्यादा होगा, क्योंकि उस 1 सेंटीमीटर में, उस 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में उतनी ज्यादा क्या आएंगी? वेव्स आएंगी। सो विच मींस वेव नंबर न्यू के ऊपर बार रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। आई बात समझ में? और टाइम पीरियड, दैट इज द पीरियड, तो टाइम टेकन बाय द वेव, टाइम टेकन फॉर ए वेव पास थ्रू ए पॉइंट। एक पॉइंट में से वेव को पास होने के लिए कितना टाइम लगा या फिर उसको कितना टाइम चाहिए, दैट वन इज पीरियड। ठीक है बच्चों, यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। फर्स्ट वन इज वेवलेंथ, सेकंड वन इज फ्रीक्वेंसी, थर्ड वन इज वेव नंबर एंड फोर्थ वन इज पीरियड। तो वेव नंबर रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी न्यू दैट इज c अपॉन लैम्डा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ से मल्टीप्लाई करने से स्पीड ऑफ लाइट। तो पीरियड क्या आएगा? दिस वन इज पीरियड। सो पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स क्या होंगे? पर सेकेंड, तो अपने पास पीरियड के यूनिट्स क्या हो जाएंगे? सेकेंड। क्लियर है बच्चों ये कंसेप्ट? शाबाश, वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, पढ़ने वाले हो, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू ऑल। लो जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को अभी तो हम कह रहे थे कि बेस्ट वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, लेकिन अभी हम उसकी लिमिटेशंस ले आए, और ये लिमिटेशंस में से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, जिसमें से पहली लिमिटेशन फाड़ू लिमिटेशन है, दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर। तो बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन ये नहीं दे पाई। सेकंड लिमिटेशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में ये नहीं बता पाई। तीसरी, हीट कैपेसिटी का कंसेप्ट, द वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, क्यों था, कैसे था, ये लाइन, ये लिमिटेशन हम स्टडी करेंगे लेकिन थर्मोडायनामिक्स के अंदर बच्चों। फोर्थ वन, लाइन स्पेक्ट्रा, जिसके लिए हम दोनों थ्योरीज को पैरेलली पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और नेक्स्ट लेक्चर में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। फिर उसके बाद बोहर के अंदर हम लाइन स्पेक्ट्रा की स्टडी करेंगे। तो लाइन स्पेक्ट्रा का अभी तक हमें कुछ मालूम नहीं चला, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में मालूम चला, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर पता चलेगा। और थर्ड लिमिटेशन दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में नो आइडिया गिवन बाय दिस थ्योरी, एंड द लास्ट वन इज हीट कैपेसिटी। क्लियर है बच्चों? ये 4 लिमिटेशन बेस्ट लिमिटेशंस थी जिनके बारे में कोई आइडिया नहीं मिल रहा था हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में। चलिए नेक्स्ट वन, लो जी, अब बच्चों हम करेंगे इन कंसेप्ट्स की प्रैक्टिस। तो की कंसेप्ट्स कैसे यूज करने हैं वो क्वेश्चन से ही पता चल सकता है। और सबसे पहला क्वेश्चन ही आपके लिए मैं PYQ का लेकर आया हूं, नीट 2021। अब क्वेश्चन अपने आप में सिंपल है, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक यूनिकनेस है। अब वो यूनिकनेस अगर आपने पकड़ ली हो तो बहुत अच्छी बात है। चेक कीजिए, डी ऑप्शन में 21.92, सी में 2192, बी और ए में 219, फिर उसके बाद 0.3.2। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इसमें बस जिसकी कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस अच्छी है या थी
उसका ये बहुत अच्छे से और जल्दी से सॉल्व हो गया होगा, वरना ऐसे क्वेश्चंस में मेडिकल स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अपने फ्री टाइम में थोड़ी सी अपने आप उठाकर कैलकुलेशंस करनी स्टार्ट करो, क्योंकि वही टाइम आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा, किसमें? केमिस्ट्री के फिजिकल पार्ट में और फिजिक्स में। तो इसलिए कोई भी डेवोशन ऑफ टाइम इन स्टडी बेकार नहीं जाता है बच्चों, इन फ्यूचर वो कहीं ना कहीं काम आता है। तो अब इस केस में मैं आपको एक बार कंसेप्ट बता देता हूं क्या है। ए पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी, देखिए इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है बच्चों? 1368 किलो हर्ट्ज। HZ इज अ सिंबल ऑफ हर्ट्ज, दैट इज द फ्रीक्वेंसी, लेकिन किलो में दी हुई है। तो यहां पे सबसे पहले तो वैल्यू को एज इट इज बाहर नोट कीजिए, स्टेटमेंट में से सबसे पहले वैल्यूज को बाहर निकाला करो। सो 1368 किलो हर्ट्ज, फिर इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करो। तो 1 किलो मींस 10⁻³ सो 1368 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज हो गया बच्चों। आगे वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो यहां पे ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की बात कर रहा है, एमिटेड बाय ट्रांसमीटर। तो हमने यहां पे वेवलेंथ को फाइंड आउट करना था, तो बताइए फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। अब यहां पे फाइंड आउट करना है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ को आप लेफ्ट हैंड साइड रखिए, फ्रीक्वेंसी जाएगा राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में। सो C अपॉन न्यू, अब चेक कीजिए, C3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांस्टेंट के यूनिट्स को नहीं चेंज करना है, पॉइंट टू बी नोटेड। कांस्टेंट की यूनिट की हेल्प से जो वेरिएबल है उनके यूनिट्स को आप एक बार चेक कर कर वैसे यूनिट्स को क्रिएट करने की कोशिश किया करो। अब यहां पे मीटर पर सेकंड है, तो यहां पे अपने पास स्टार्टिंग में क्या था? किलो पर सेकंड, क्योंकि हर्ट्ज मींस पर सेकंड। तो यहां पे अगर मैं एज इट इज वैल्यू को पुट करूंगा तो फाइनली मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो मीटर में नहीं आएगी, तो वो यूनिट्स तो डिस्टर्ब हो गए। तो इसलिए बच्चों फ्रीक्वेंसी को हमें सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ा? पर सेकंड, मींस 1368 इंटू 10⁻³ पर सेकंड। अब आप चेक कीजिए बच्चों, तो पर सेकंड क्या हो गया? कैंसल। सो फाइनली आपके पास जो वेवलेंथ आएगी वो किस में आएगी? मीटर में। और 10⁻³ यहीं से कैंसिल करना है आपने। सो फाइनली 3 इंटू 10⁵ अपॉन 1368, जब आप इसको सोल्व करोगे तब बच्चों 219.2 आएगा, बिल्कुल 2 आएगा। लेकिन जैसे और आगे सिग्निफिकेंट फिगर पे जाओगे तो 2 के बाद यहां पे 9 आएगा, मींस नियर टू। तो ये वैल्यू आप खुद चेक कीजिए, ये किसके नियरर है? 3 के या 2 के? तो यहां पे है 30, यहां पे है पॉइंट के बाद 20, तो ये किसके क्लोजर है? 30 के। तो इसलिए काफी बच्चों ने ये क्वेश्चन 21 में गलत किया था, काफी ज्यादा। इसीलिए क्यों? क्योंकि बच्चों ने 0.2 के बाद आगे फिर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं समझी और वहीं पे वो बच्चे मार खा गए। तो इसलिए बच्चों इसका सही आंसर है ऑन द बेसिस ऑफ नीट 2021 एनटीए के आंसर्स के अकॉर्डिंगली ए ऑप्शन, दैट इज 219.3। यही इस क्वेश्चन के इस न्यूमेरिकल की खास बात थी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट न्यूमेरिकल बहुत इजी है बच्चों, अगेन सेम कंसेप्ट लगेगा इसमें। हाउ लॉन्ग का मीनिंग तो क्या हुआ बच्चों? अगेन टाइम ही हुआ। रेडियो वेव ट्रेवल फ्रॉम मार्स टू अर्थ। देखियो अगर वो रेडियो वेव है तो अंडरस्टूड है कि पहली बात तो वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कभी भी स्पीड तो चेंज नहीं होगी। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल का ये कहना था 1864 में जब उसने डिस्कवरी की। क्या थी वो स्पीड? दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट, मींस 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो टाइम फाइंड आउट करना है और डिस्टेंस जहां पे बच्चों दिया हुआ है बस। अब डिस्टेंस भी किलोमीटर में दिया हुआ है, अगेन मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस आएगा 38 इंटू
10⁻⁷ किलोमीटर है तो 10⁻³ मीटर। तो बस जैसे स्पीड अपने पास किसके बराबर होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम यहां पे हमने बच्चों फाइंड आउट करना है। सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस की वैल्यू 8 इंटू 10⁻10 मीटर और स्पीड की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो मीटर से मीटर क्या हो गया, कैंसल, पर सेकंड ऊपर आएगा तो वो सेकंड में जाएगा। ये हो गया कैंसल, 10⁻² मींस 800/3। ये तकरीबन 266.6 के आसपास आएगा। अगर मैं इसको डिवाइड बाय 60 करूं, क्योंकि ये तो यहां पे था सेकंड्स में, आंसर किस में है, मिनट्स में, तो ये 4.44 के आसपास जाएगा। आप चेक करना 4.44 के आसपास। तो अपने पास बाकी तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आंसर कौन सा नजर आ रहा है, 4 मिनट्स 26 सेकेंड्स। क्लियर। नेक्स्ट वन बच्चों, लो जी क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 एक और आप खुद कैलकुलेट करके देखना, कैलकुलेशंस करना, वीडियो को पॉज करने के बाद फिर आप चेक करना इसमें सही आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप चेक कीजिए बच्चों, इसमें अपने पास दो वैल्यूज दी हुई हैं। पहले तो इसने वैल्यू दी हुई है फ्रीक्वेंसी की किलोहर्ट्ज में, तो यहां पे आपने क्या करना है बेटा 10⁻3, और दूसरी वैल्यू इन्होंने फ्रीक्वेंसी की दी हुई है मेगा में, m मींस मेगाहर्ट्ज, दैट वन इज 10⁻6। तो ऊपर आपने 10⁻3 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे आपने 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको आप फ्रीक्वेंसी ν1 ले लीजिए, इसको बच्चों ν2। तो अपने पास ν1 इंटू λ1, लेकिन वही स्पीड ऑफ लाइट रहेगी। सो λ1 इज इक्वल टू c/ν1, c 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी अपने पास 1120 इंटू 10⁻3 पर सेकेंड से पर सेकेंड कैंसिल, इसको सॉल्व करना बच्चों आप। तो ये अपने पास सॉल्व करने के बाद 3 इंटू 10⁻5/1120, और ये अपने पास वैल्यू तकरीबन जाएगी 267 के आसपास। चेक करना बच्चों, 267.8 के आसपास ये वैल्यू आएगी। ऐसे ही आपने दूसरी वैल्यू को बच्चों सॉल्व करना है, ठीक। सेकंड फ्रीक्वेंसी इनटू इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ λ2, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आएगी, दोनों का मल्टीप्लीकेशन सेम आएगा। सो दैट्स व्हाई λ2 इज इक्वल टू c/ν2। सो c की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी बच्चों कितनी दी हुई है 98.7 इंटू 10⁻6। अगेन पर सेकेंड कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 10⁻2 आएगा। सो 300/98.7। तो चेक कीजिए, ये तो डायरेक्टली 3 के आसपास जा रही है, क्योंकि अगर यहां पे 100 हो तो डायरेक्टली आंसर फाइनल 3 आएगा। तो ये क्लोजर टू 3 आ रहा है। तो चेक कीजिए, अगर आप पहली किसी भी वैल्यू को सॉल्व नहीं करना चाहते, थोड़ा स्मार्ट वर्क करो, तो आप डायरेक्टली सेकंड के अकॉर्डिंगली ऑप्शन तक पहुंच सकते हो। यही होता है सारा खेल बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। ऐसा नहीं है कि हार्ड वर्क से ही बेस्ट रिजल्ट आता है। हार्ड वर्क को जब आप स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करते हो तो बेस्ट रिजल्ट बाहर आता है। तो इस केस में बेटा डायरेक्टली अपने पास आंसर कौन सा बन रहा है, सी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। अब आइसोटॉप्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इस पे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों। हाँ जी, इन्होंने बोला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स इक्वल टू 18, 16, 16। चार में से किस ऑप्शन में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स 18 होने चाहिए, प्रोटॉन्स 16 होने चाहिए, और न्यूट्रॉन्स भी बच्चों कितने होने चाहिए, 16। देखिए, अब इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को साइड पे रखते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का मीनिंग होता है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर से आप आंसर तक जल्दी पहुंच सकते हो। पहले में सल्फर दिया हुआ है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। दूसरे में सिलिकॉन, इसका एटॉमिक नंबर बच्चों 14। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15। उंगलियों पे याद होना चाहिए बच्चों, तो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व होगा हमारा। तो इसका मीनिंग बी और सी तो होगा नहीं। अब बताइए
पहले केस में पहली ऑप्शन में 1 नेगेटिव, तो 16 प्रोटॉन्स होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन 16 प्लस 1 दैट इज 17 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन लास्ट ऑप्शन में आप चेक कीजिए 16 प्रोटॉन्स लेकिन इलेक्ट्रॉन 16 प्लस 2 कम्स आउट टू 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो बताइए कौन सी ऑप्शन बनेगी? सो डी इज द राइट आंसर। तो यहां पे एक ही चीज थी जो ध्यान देने योग्य थी, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर। उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। 20 से 25 सेकेंड्स आपके सेव हो जाएंगे। टाइम को सेव करना है, टाइम इज प्राइसलेस। ठीक, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 5, अमंग द फॉलोइंग ग्रुप्स, लो जी चेक कीजिए। इसमें हमने देखना है कलेक्शन ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक। कैसे सॉल्व करें इसको? आइसोइलेक्ट्रॉनिक का कंसेप्ट है ये। अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक की एक चीज बताता हूं, इसमें आपको ऑप्शंस के अंदर दो दो एटम साथ में नजर आ रहे हैं। बच्चों जब कंपैरिजन आए ना, तो जो आपको पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम दोनों केसेस में सेम नजर आए उसको देखने की जरूरत नहीं है, तो आप आंसर तक जल्दी पहुंच सकते हो। देखो अब ए ऑप्शन में देखिए, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, तो कितना हो गया? 7 प्लस 8 15 प्लस 1 माइनस करना पड़ेगा, तो यहां पे आ गया अपने पास 14। ये भी हो गया, देखो 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 2 14। तो यहां पे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 8 इंटू 2 16, माइनस 1 मीन्स उसमें माइनस नेगेटिव चार्ज है तो प्लस 1, तो वो तो सेम होगा नहीं। तो इसका मीनिंग पहले दो में तो 14 14 आ रहे हैं, लेकिन O2 1 नेगेटिव में 17 जा रहा है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी, ऑप्शन के बेसिस पे चलना पड़ेगा। नेक्स्ट में यहां पे 14 आएगा, लेकिन यहां पे बिल्कुल 14, 6 प्लस 6 प्लस 2 14। CO में इसमें इवन नंबर, लेकिन NO में तो इवन नंबर नहीं आएगा। 7 प्लस 8 15, तो इसका मतलब ये भी नहीं मैच करेगा। C में चेक कीजिए, C प्लस O 8 प्लस 6 14, ठीक। 15 माइनस 1 14, 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 1 क्योंकि नेगेटिव में मैं ऐड कर रहा हूं, पॉजिटिव में मैं माइनस कर रहा हूं 14, 12 प्लस 2 14। सो सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वन। ऐसी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो एम्स 2005 PYQ। PYQ को एक बार प्रैक्टिस प्रॉब्लम करने के बाद खुद सॉल्व किया करो, पॉज करने के बाद वीडियो, कि क्या मैं कर सकता हूं। देखिए अब इसमें 2 क्लोरीन, इसको कैंसिल करो। क्या ऑक्सीजन और आयोडीन के इलेक्ट्रॉन सेम मैच हो सकते हैं? नेवर डज पॉसिबल। भाई आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बेचारा सेकंड पीरियड का एलिमेंट है 8, कहां मैच होगा? ये तो बन ही नहीं सकता। तो ऐसे ही यहां पे 2 क्लोरीन और 1 आयोडीन, यहां पे 1 क्लोरीन 2 ऑक्सीजन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो ही नहीं सकते। आगे चेक करो, इसमें वही कंसेप्ट, इसमें 3 आयोडीन्स हैं, I3 1 नेगेटिव, लेकिन इसमें 1 आयोडीन 2 फ्लोरीन, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, फ्लोरीन नॉट मैचेबल। अब इसमें चेक करो, क्लोरीन सेम होगी, इसको साइड पे रखो। O2 नेगेटिव मींस 8 प्लस 8 16 प्लस 1 17 इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन के एटॉमिक नंबर 9 प्लस 9 18 प्लस 1 दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, तो माइनस कीजिए अगेन 17। तो चेक कीजिए ClO2 1 नेगेटिव एंड ClF2 1 पॉजिटिव। डी इज द राइट आंसर, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। हाँ जी, नेक्स्ट वन। हाँ जी, आइसोटॉप विच वन? इसने बोला एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स 10 न्यूट्रॉन्स 8 प्रोटॉन, विच इज द आइसोटॉप ऑफ गिवन एटम। तो ऐसा कंसेप्ट आपको किस में नजर आ रहा है? तो पहले आप चेक कीजिए 8 प्रोटॉन, वैसे ही चलेंगे हम। 8 प्रोटॉन्स का मीनिंग क्या फ्लोरीन होगा? नो। कार्बन होगा? नो। जहां तो आंसर C आएगा, जहां फिर D आएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 होना चाहिए। फिर उसके बाद न्यूट्रॉन कैसे फाइनल करते हैं हम? माइनस करने के बाद। किसको बेटा? जब हम मास नंबर को एटॉमिक नंबर से माइनस करें, 6 माइनस 8, इस केस में 8 आएगा। यहां पे 8 माइनस 8 कितना आएगा? 10 बच्चों, तो वहां पे 10 ही तो न्यूट्रॉन्स दिए हुए हैं। सिंपल सा लॉजिक। सो दैट्स व्हाई C इज द राइट आंसर। क्लियर बच्चों? ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए अपने सुक्री सर को। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं जल्दी मुलाकात।